बच्चों प्लांट ब्रीडिंग में जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है अब प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है उसके बारे में देखते हैं। आइए, प्लांट टिश्यू कल्चर। मान लीजिए बच्चों ये प्लांट है, एक है ना, एक प्लांट है और ये कल्चर मीडियम है। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा है? कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम मतलब वो न्यूट्रिएंट्स रखे हैं जो सेल्स को, प्लांट सेल्स को चाहिए फॉर दियर ग्रोथ एंड फॉर दियर डिवीजन, राइट। अच्छा ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों, प्लांट का कोई एक लिविंग पार्ट ले लेंगे। प्लांट का कोई एक लिविंग पार्ट ले लिया, ये लिया, तो प्लांट का वो पार्ट जिसे टिश्यू कल्चर के लिए यूज किया जाता है बच्चों, उसे कहते हैं एक्सप्लांट। प्लांट का वो पार्ट जिसे टिश्यू कल्चर के लिए यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? एक्सप्लांट। अब इसको बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सरफेस इसका स्टेरलाइज करते हैं। सरफेस स्टेरलाइज करते हैं मतलब सरफेस पर इसके कहीं कोई माइक्रोबियल इंफेक्शन तो नहीं है, कोई माइक्रोब तो नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, माइक्रोब फ्री बनाते हैं इसके सरफेस को। सरफेस स्टेरलाइज करते हैं। भाई इसको धो दो ना, इथेनॉल से, ब्रोमीन वाटर से, सोडियम हाइपोक्लोराइड से, ये सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं। बिल्कुल सर, एंटी माइक्रोबियल केमिकल है, उससे इसको धो दो तो इसका सरफेस स्टेरलाइज हो गया, मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री हो गया, राइट। अब इसको रख दो कल्चर मीडियम में, ये रख दिया, और सरफेस स्टेरलाइज करना जरूरी था क्योंकि अगर सर सरफेस पर अगर इसके माइक्रोब होते तो जब कल्चर मीडियम मिलता तो वो भी मल्टीप्लाई करते, हमें तो सिर्फ प्लांट सेल्स का मल्टीप्लिकेशन कराना है, राइट। तो सरफेस स्टेरलाइज करने के बाद कल्चर मीडियम में रख दिया। तो जब कल्चर मीडियम में रख दोगे तो ये लिविंग सेल्स ही तो है प्लांट की, राइट। ये क्या करेंगी? डिवाइड करना स्टार्ट करेंगी। डिवाइड कर करके क्या करेंगी? देखो, डिवाइड कर करके ये देखो पूरा एक प्लांट बन जाएगा। तो हमने क्या किया, प्लांट के एक पार्ट को लिया था, लिविंग पार्ट लिया था, और उससे पूरा एक प्लांट डेवलप कर लिया। इसी को क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर। पूरा डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ बार बार बता रहा हूं, राइट। अच्छा आगे देखिए, तो देखा आपने हमने क्या किया है, प्लांट के एक लिविंग पार्ट से, एक पार्ट से पूरा एक प्लांट डेवलप कर लिया, जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट, राइट। इसी को क्या करें हम? टिश्यू कल्चर, राइट। आगे देखें, और प्लांट के किसी पार्ट से या प्लांट की एक सेल से पूरा प्लांट डेवलप कर लेना, इसको कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं बच्चों? टोटीपोटेंसी। एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू डेवलप इनटू कंप्लीट प्लांट क्या कहलाता है? टोटीपोटेंसी। तो हमने तो प्लांट का एक लिविंग पार्ट लिया था, आप अगर प्लांट का एक लिविंग सेल भी रख दो तो भी एक पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं कि प्लांट की एक सेल या बोलो एक्स प्लांट से पूरा एक प्लांट डेवलप कर लेना, इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी, राइट। आगे देखिए, देखिए हमने क्या लिखा है, दिस इज टिश्यू कल्चर की बात हो रही है, दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड्स ऑफ, इट इज वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड्स ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट वेयर ऑल अदर कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फेल। जहां पर प्लांट ब्रीडिंग के दूसरे मेथड, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जहां पर फेल हो जाते हैं, वहां पर फिर हम क्या करते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करते हैं, राइट। अगला देखें, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, एक बार बता तो दिया, एक बार देख लो यहां थ्योरी के फॉर्म में। प्लांट टिश्यू कल्चर इज द टेक्निक है ये ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन स्टेरलाइज्ड कल्चर मीडियम। स्टेरलाइज्ड कल्चर मीडियम मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कल्चर मीडियम में प्लांट सेल्स को या प्लांट टिश्यू को या प्लांट ऑर्गन्स को ग्रो करना, उनको वहां पर मेंटेन करके रखना, क्या कहलाता है? प्लांट टिश्यू कल्चर, राइट। क्या बोल रहा हूं? स्टेरलाइज्ड कल्चर मीडियम मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री मीडियम में ग्रो करना, मेंटेन करना प्लांट सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है, राइट। अपन ने अभी क्या किया था, प्लांट के एक पार्ट से
पूरा एक प्लांट डेवलप कर लिया, तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? प्लांट टिश्यू कल्चर, राइट? आगे देखें, टिश्यू कल्चर टेक्निक इज बेस्ड ऑन टोटीपोटेंट नेचर ऑफ प्लांट सेल। बताया था ना, एक प्लांट सेल से पूरा प्लांट डेवलप किया जा सकता है, एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेना। इसी एबिलिटी को क्या कहा था? टोटीपोटेंसी। ये देखो हमने लिख रखा, टोटीपोटेंसी क्या है? इट इज अ कैपेसिटी, इट इज अ एबिलिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट। एक प्लांट सेल से पूरा प्लांट डेवलप कर लेना, इस एबिलिटी को टोटीपोटेंसी कहते हैं, राइट? और इसी टोटीपोटेंसी जो नेचर है प्लांट सेल का, या बोलो टोटीपोटेंट नेचर जो है प्लांट सेल का, इसी के कारण हम टिश्यू कल्चर कर पाते हैं। समझ रहे हैं? क्लियर? और ये टोटीपोटेंसी कैरेक्टरिस्टिक किसमें देखने को आपको मिल रही है? प्लांट सेल में। एक प्लांट सेल से पूरा प्लांट बना रहे हैं, तो एबिलिटी को टोटीपोटेंसी, राइट? और इसी नेचर के कारण हम टिश्यू कल्चर कर पा रहे हैं, एक सेल से पूरा प्लांट बना सकते हैं, राइट? तो बच्चों समझ में आ गया टोटीपोटेंसी क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, इंट्रोडक्शन दिया है हमने अभी, राइट? डिटेल में सब कुछ देखेंगे हम, राइट? तो अभी आपने देखा कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। सर ने बहुत ही अच्छे से प्लांट टिश्यू कल्चर को डिफाइन किया। अब प्लांट टिश्यू कल्चर अगर हमको करना है तो रिक्वायरमेंट क्या होगी प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, इसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं। बिल्कुल सर। तो अब हमने बात किया रिक्वायरमेंट्स फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर, हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए अगर हमको प्लांट टिश्यू कल्चर परफॉर्म करना है। तो हमने रिक्वायरमेंट में सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात की एक्सप्लांट। देखा कि जैसे ही सर ने मेथड चालू किया था तो सबसे पहले प्लांट का एक पार्ट यूज किया था टिश्यू कल्चर के लिए, तो प्लांट के उस पार्ट को सर ने एक्सप्लांट कहा था। यानी सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट जिसको कल्चर करना है, जिस पार्ट को कल्चर करना है प्लांट को, उसको हम एक्सप्लांट कह रहे हैं। तो प्राइम रिक्वायरमेंट हमारा क्या हो गया? एक्सप्लांट। अब देखिए एक्सप्लांट को हम डिफाइन कैसे करें, तो हमने यहां पे लिखा कि एनी पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट का कोई भी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन ए टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। यानी प्लांट का वो कोई भी पार्ट, ठीक है, जिसको हम स्टेराइल कंडीशन में, स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडिया में, एक स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया में हम ट्यूब के अंदर, लैब के अंदर ग्रो करा रहे हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं? एक्सप्लांट कह रहे हैं। अब बात ये आती है कि आप एक्सप्लांट क्या क्या ले सकते हैं। बिल्कुल सर। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने कहा कि एक्सप्लांट क्या क्या हो सकते हैं, उसके अगर एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो हम रूट टिप को एज ए एक्सप्लांट यूज कर सकते हैं, हम शूट टिप को भी एज ए एक्सप्लांट यूज कर सकते हैं, हम एंथर को एज ए एक्सप्लांट यूज कर सकते हैं, हम एम्ब्रियो को एज ए एक्सप्लांट यूज कर सकते हैं, हम प्लांट के ओव्यूल को एज ए एक्सप्लांट यूज कर सकते हैं, और हम शूट बड को भी एज ए एक्सप्लांट यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा हमने लिखा। यानी और भी बहुत सारे पार्ट्स को हम यहां पे एज ए एक्सप्लांट यूज कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। मतलब सर प्लांट का कोई भी पार्ट ले लो, बस लिविंग पार्ट होना चाहिए, राइट? तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लांट। अब एक पॉइंट आता है कि हम इनमें से भी प्रीफर कौन से एक्सप्लांट को कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रीफर किया जाता है मेरिस्टेमेटिक पार्ट को, जिनके वो पास जल्दी डिवाइड करेगा, जिनके पास डिवीजन की एबिलिटी होती है, ठीक है, जो डिवाइड कर सकते हैं, उनको मेनली प्रीफर किया जाता है। जैसे हम शूट टिप और रूट टिप की बात कर रहे हैं, बाकी हमारा प्रोसीजर अगर अलग होगा, प्लांट टिश्यू कल्चर में भी हमारा एम अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बाकी पार्ट्स को भी एक्सप्लांट ले सकते हैं। अगली बात करें तो हमारा पहला रिक्वायरमेंट एक्सप्लांट हो गया। अब एक्सप्लांट के बाद जो दूसरा रिक्वायरमेंट आपने देखा था ट्यूब के अंदर, सर ने मीडिया की बात की, कल्चर मीडिया। यानी अगर हम एक प्लांट सेल को लैब के अंदर ग्रो करा रहे हैं तो उसके ग्रोथ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसको चाहिए, उसको डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट चाहिए, वो प्रोवाइड करना है। बिल्कुल। और वो कौन प्रोवाइड करता है? कल्चर मीडिया। तो जिस मीडिया पे हम ग्रो करेंगे उसको हम कल्चर मीडिया कहेंगे। अब कल्चर मीडिया की बात हम कर रहे हैं तो हमने कहा मीडियम विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, यानी वो मीडियम जो क्या कर रहा है? विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एक्सप्लांट, हमारे एक्सप्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो उसके ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, उस मीडियम को हम क्या कह रहे हैं? कल्चर मीडियम कह रहे हैं। बिल्कुल सर। बात समझ में आ गई? यानी प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सभी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले मीडिया को ही हम कल्चर मीडिया कह रहे हैं। अब अगली बात करते हैं यहां पे कि अगर हम न्यूट्रिएंट मीडिया के कंपोजिशन की बात करें कि
हमारा जो न्यूट्रिएंट मीडिया होगा उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट सर क्या क्या होती है, कोई भी अगर न्यूट्रिएंट मीडिया ले तो उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, इसकी अगर हम बात करें तो उनका कंपोजिशन क्या होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि पहला कंपोजिशन, जैसे मान लीजिए कि इसमें हमको न्यूट्रिएंट मीडिया बनाना है, राइट, तो इसमें हमारा जो पहला कंपोजिशन क्या होगा वो होगा सुक्रोज। ठीक है, सोर्स ऑफ कार्बन, हमको एक कार्बन सोर्स चाहिए और उस कार्बन सोर्स के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम सुक्रोज यूज करते हैं, तो हम सुक्रोज लेंगे। दूसरे पॉइंट की बात करें, फॉर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आपने जब पढ़ा मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं आप, तो वहां पे आप पढ़ते हैं कि प्लांट के ग्रोथ के लिए माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां पे भी तो हम प्लांट से ले रहे हैं, बिल्कुल सर, तो उनको भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और इसके लिए हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का यूज करते हैं जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। राइट। अगले पॉइंट की बात करें, विटामिन। ठीक है, याद कीजिए ये भी आपने पढ़ा था कि कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम मीडिया में विटामिन का यूज करते हैं, तो हम विटामिन भी ऐड करते हैं। एंजाइम्स तभी काम करते हैं जब उन्हें कोफैक्टर्स मिलते हैं, प्रॉपर मिलेगा, और बिल्कुल, और विटामिन भी कोफैक्टर का काम करते हैं, इसलिए विटामिन देते हैं। विटामिन हमने दे दिया। अगली बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा प्लांट्स को, यहां प्लांट सेल को, और प्रोटीन सिंथेसिस हमने पढ़ा भी, जेनेटिक्स में भी ट्रांसलेशन पढ़ा कि वहां पे अमाइनो एसिड्स हमको चाहिए, तो अमाइनो एसिड्स हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल्स बाहर से लेते हैं इस मीडिया में, ताकि प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस उनमें हो सके, उनके प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है। अगली बात हम कर रहे हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, उनके ग्रोथ को हमको रेगुलेट करना होता है, जैसे मान लीजिए कब सूट बनेगा, कब रूट बनेगा, कब सेल का हमको डिवीजन केवल कराना है, यानी ऑर्गन कब बनाना है, ये सब कुछ रेगुलेट हम यहां पे अपने थ्रू कर सकते हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं, और उसके लिए ग्रोथ रेगुलेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपने प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में आपने हार्मोन पढ़ा होगा, प्लांट हार्मोन, और प्लांट हार्मोन्स को ही तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। तो ये यहां पे क्योंकि हम आर्टिफिशियली उनको ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तो हमको ये ग्रोथ रेगुलेटर्स भी यहां पे देना पड़ेगा। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसा ग्रोथ रेगुलेटर हम यूज करेंगे, और वो क्या करेंगे, फॉर सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन कराएंगे, एंड डिफरेंशिएशन, और उनको डिफरेंशिएट कराएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कॉमनली यूज ग्रोथ रेगुलेटर्स हम अगर डिस्कस करें तो ऑक्सिन में 2,4-D को कॉमनली यूज किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, और साइटोकाइनिन जो यूज होता है वो कॉमनली साइटोकाइन कौन सा होता है, BAP, जिसको हम कह रहे हैं बेंजाइल एमिनोप्यूरिन। तो बेंजाइल एमिनोप्यूरिन और 2,4-D ये ऑक्सिन हो गया और ये साइटोकाइन हो गया, ये कॉमनली हमको यूज होते हुए दिखाई देता है। तो ये हमारे क्या हो गए, रिक्वायरमेंट्स हो गया, बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया। कोई भी अगर हम कल्चर मीडिया बनाते हैं तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट उसमें होता है। इसके बाद भी बहुत सारे और भी एडिशनल चीजें यहां पे मिलाई जाती है, वो एज पर हमारा क्या एम है, हम क्या बनाना चाहते हैं उसके बेसिस पे, बट ये रिक्वायरमेंट हर कल्चर मीडिया में हमको देखने को मिलता है, तो इनको लेके हम यहां पे कल्चर मीडिया बना सकते हैं। अब चलिए अगली बात करते हैं। अगला हम कह रहे हैं अगार अगार, एक और चीज, अगार अगार सॉलिडिफाइंग एजेंट। ध्यान से सुनिए, कल्चर मीडिया दो टाइप का हो सकता है, राइट, या तो लिक्विड कल्चर मीडिया और दूसरा सॉलिड कल्चर मीडिया। अगर हम लिक्विड कल्चर मीडिया बनाते हैं तो हमको ये अगार अगार देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। हम सिंपली इन सभी कंपोनेंट को डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, और जब डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास लिक्विड कल्चर मीडिया तैयार हो जाता है। बिल्कुल सर। लेकिन कई बार हमको सॉलिड कल्चर मीडिया की रिक्वायरमेंट पड़ती है प्लांट टिश्यू कल्चर में। तो अगर सॉलिड कल्चर मीडिया की रिक्वायरमेंट हमको प्लांट टिश्यू कल्चर में पड़ रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी लिक्विड कल्चर मीडिया को बनाने के बाद उसमें अगर हम सॉलिडिफाइंग एजेंट दैट मींस अगार अगार डाल दें तो अगार अगार क्या करेगा, उसको सॉलिडिफाई करके और सॉलिड कल्चर मीडिया का फॉर्मेशन कर देगा। यानी ये जो अगार अगार है ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि हमको मीडिया को लिक्विड रखना है या सॉलिड रखना है। अगर सॉलिड रखना है तो हम अगार अगार उसमें ऐड करेंगे, अदरवाइज हम लिक्विड कल्चर मीडिया से भी अपना कल्चर प्रोग्राम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब देखिए एक मीडिया यहां पे हमने ले रखा है, ठीक है, ये है मोरेसिस एंड स्कूप कल्चर मीडिया इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडियम फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। तो मोरेसिस और स्कूप ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मीडिया को स्टैंडर्डाइज किया है कि अगर हमको 1 लीटर मीडिया बनाना है तो उसमें ये कंपोनेंट इस रेशियो में होने चाहिए, और ये सब कुछ कंपोनेंट एक साथ मिक्स करके मार्केट में मिलता है जिसको हम MS मीडिया या फिर मोरेसिस स्कूप मीडिया कहते हैं। और कल्चर जब हम करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर तो कॉमनली मोरेसिस स्कूप मीडिया ही कल्चर के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट हुआ कल्चर मीडिया का कि हम कौन कौन से कल्चर मीडिया को यहां पे यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। बिल्कुल सर, मतलब ये है कि
ये दो ऑप्शन है हमारे पास कल्चर मीडियम के, या तो बेसिक कंपोनेंट को अपन खुद ही असेंबल करें और कल्चर मीडियम बनाएं, या फिर बना बनाया हम आर्टिफिशियली मार्केट में तैयार है, ले आओ, डिस्टिल वाटर मिलाओ, कल्चर मीडियम तैयार हो गया। उसको सर्टिफाई करना है, अगार डाल दो, नहीं करना है तो लिक्विड फॉर्म में रखो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये तो मीडिया की रिक्वायरमेंट हुई जो हमने डिस्कस कर लिया, जो पूरा होगा। अब अगली रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ऑटोक्लेव। अब ध्यान से सुनिए, जब प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो प्लांट टिश्यू कल्चर में स्टरलाइजेशन का ध्यान बहुत ही रखा जाता है। बिल्कुल सर। हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनको स्टरलाइज करना होता है। हम अपने एक्सप्लांट को स्टरलाइज करते हैं, कल्चर मीडियम को स्टरलाइज करते हैं, पूरे लैब को स्टरलाइज किया था यहां तक। बिल्कुल, ठीक है, ताकि हमारा जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो सक्सेसफुल हो। तो इसी स्टरलाइजेशन की एक टेक्निक है ऑटोक्लेव। बिल्कुल सर। अब ऑटोक्लेव की बात कर रहे हैं तो हमने कहा यहां पे फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वेसल, किसके लिए हम यूज करते हैं, वेसल के लिए को यूज स्टरलाइज करने के लिए, यानी जो हम कल्चर ट्यूब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, कंटेनर्स जिसमें मीडिया बना रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनको स्टरलाइज करते हैं। कल्चर मीडिया को भी हम स्टरलाइज करते हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट यहां पे हम ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइज करते हैं। ऑटोक्लेव है क्या, ऑटोक्लेव क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। बिल्कुल सर। जैसे घर में हमारा प्रेशर कुकर होता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल वैसा ही इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पे हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को बॉयल करते हैं एट 15 पॉइंट्स प्रेशर पे। तो इतने प्रेशर पे हम जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक हीट जनरेट होता है, और उसमें अगर हम अपने वेसल्स को रख दें तो उस हीट से वहां पे अगर कोई माइक्रोब्स होता है तो उस माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है। और इस तरीके से वो जो हमारा वेसल हो गया, जो हमारा कल्चर मीडिया हो गया, या जो भी हम इंस्ट्रूमेंट वहां पे रखे हैं स्टरलाइज करने के लिए, उन पे अगर कोई माइक्रोब्स होता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ऑटोक्लेविंग के थ्रू हम ऑटोक्लेव मशीन का यूज करके ऑटोक्लेविंग करते हैं, और ऑटोक्लेविंग के थ्रू हम अपने इन कंपोनेंट्स को माइक्रोब्स फ्री कर सकते हैं। तो ये स्टरलाइजेशन की एक टेक्निक हो गई ऑटोक्लेव। अगली बात करें स्टरलाइजिंग केमिकल्स। कई सारे स्टरलाइजिंग केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं। जैसे हम सरफेस स्टरलाइजेशन की जब बात कर रहे थे, एक्सप्लांट लिया, उसके सरफेस को स्टरलाइज करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम स्टरलाइजिंग केमिकल्स का भी यूज करते हैं, और हमने यही लिखा है यहां पे फॉर सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट। ठीक है, अगर हमने एक्सप्लांट लिया, बाहर से हम लेके एक प्लांट का पार्ट आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे, ठीक है, बहुत सारा इंफेक्शन उस पे हुआ होगा। हमको क्या करना है, उसको माइक्रोबियल इंफेक्शन से फ्री करना है। इसके लिए उसके सरफेस को स्टरलाइज करना होगा, और उसके लिए हम केमिकल्स का यूज करते हैं। और वो केमिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने लिखा कि फॉर एग्जांपल सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज कर सकते हैं, हम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर का यूज कर सकते हैं, या फिर हम इथेनॉल का यूज कर सकते हैं। और इसके थ्रू हम इसके सरफेस को वॉश करते हैं, जिससे उसके सरफेस पे अगर कोई माइक्रोब्स होता है तो उस माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है, और वो हमारा एक्सप्लांट माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री हो जाता है। उसका सरफेस स्टरलाइजेशन हमको देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो ये हमारा स्टरलाइजिंग केमिकल्स की बात हो गई, और अब हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम अगली बात करते हैं सर। बिल्कुल सर। तो बच्चों, रिक्वायरमेंट्स हो गई, प्लांट टिश्यू कल्चर का इंट्रोडक्शन भी दिया। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये टिश्यू कल्चर करते कैसे हैं, पूरे स्टेप्स, पूरा मेथड डिटेल में आ रहा है, अच्छे से देखना, राइट। आइए देखते हैं स्टेप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। देखिए, ये प्लांट, इसका एक पार्ट ले लिया, एक्सप्लांट, राइट, परमानेंट सेल है ये, मान लो परमानेंट सेल लिया। सर ने बोला था मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेफर करते हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरिस्टेमेटिक सेल ही लें। हम तो मान लो लीफ का एक टुकड़ा ले लिया, अब लीफ का एक टुकड़ा ले लिया तो वहां पर तो परमानेंट सेल है। अब परमानेंट सेल्स है मतलब ऐसी सेल जो कि स्पेसिफिक फंक्शन कर रही है लेकिन डिवाइड नहीं कर रही है। परमानेंट सेल वही होती है जो डिवाइड ना कर पाए, स्पेसिफिक फंक्शन करें। मान लो मैंने ये लिया, तो क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले तो सरफेस स्टेरलाइजेशन करेंगे। सभी केमिकल्स बताए, उनसे सरफेस को स्टेरलाइज कर लेंगे ताकि माइक्रोब फ्री हो जाए एक्सप्लांट। अब फिर क्या करेंगे, फिर कल्चर मीडियम अगर अगर डाल रखा है, मान लो सॉलिड कल्चर मीडियम है मान लो, और इसमें ग्रोथ हार्मोन कौन सा डाला है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अमाउंट बराबर डाला है। बहुत ध्यान रखना है हार्मोन का लेवल कैसा रख रहे हैं। तो कल्चर मीडियम में हमने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अमाउंट बराबर रखा है। अब इसको रख दो, यहां रख दिया। अब आप बोलोगे सर ये तो परमानेंट सेल है, स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा था, डिवाइड तो कर ही नहीं रहा था। तो बच्चों, जब आप कल्चर मीडियम में रखोगे तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल में बदल जाएगी, राइट। अगर आपको याद है थोड़ा बहुत प्लांट एनाटॉमी जब पढ़ते हो
जो सेल स्पेसिफिक फंक्शन करती है लेकिन डिवाइड नहीं करती, उनको कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स। वो सेल्स जो स्पेसिफिक फंक्शन करे, डिवाइड ना करे। मेरिस्टेमेटिक सेल को कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल, और जो स्पेसिफिक फंक्शन करे उनको डिफरेंशिएटेड सेल, डिवाइड नहीं करती। लेकिन जब आप इस डिफरेंशिएटेड सेल्स को, ये प्लांट टिश्यू ले रहे हो ना, एक छोटा सा प्लांट टिश्यू ले रहे हो, मतलब प्लांट की सेल्स ले रहे हो। अब वो डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं, जब कल्चर मीडियम में डालोगे तो ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, फंक्शन छोड़ देंगे, और इसी प्रोसेस को बच्चों आप कहते हो डी डिफरेंशिएशन, और सेल्स को कहोगे डी डिफरेंशिएटेड हो गई। राइट, डी डिफरेंशिएटेड हो गई। मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पर जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड थी, फंक्शन करती थी, डिवाइड नहीं करती थी। लेकिन जब आप कल्चर मीडियम में डालोगे तो ये क्या करेंगी? फंक्शन छोड़ देंगी और डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। और सेल्स को डी डिफरेंशिएटेड हो गई सेल्स। राइट, और अब ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगी, और जब डिवाइड करेंगी तो क्या होगी? देखो, डिवाइड करेंगी तो एक से दो सेल, ये देखो मेरिस्टेम सेल लिख दिया है हमने क्या लिख दिया है कि ये मेरिस्टेमेटिक हो गई, मतलब डिवाइड करना स्टार्ट कर चुकी है, डी डिफरेंशिएटेड हो गई। बिल्कुल, डिवाइड करना स्टार्ट कर चुकी है। और जब डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे बच्चों, तो एक से दो सेल, दो से चार, ऐसे ढेर सारी सेल्स बन जाएंगी। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बन जाएगा, या बोलो इरेगुलर मास ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स बन जाएगा। और ये जो इरेगुलर मास ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, इस मास ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। और ये कैलस तभी बनेगा जब आप कल्चर मीडियम में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अमाउंट बराबर रखो। राइट, और सुनो, हमने कैलस को डिफाइन भी कर रखा है यहां पर, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। या बोलो ना सीधा सीधा, इरेगुलर मास ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ये कैलस है। बन गया कैलस। अच्छा, अब आगे क्या होगा? देख लो क्या लिखा मैंने। कैलस कैसे बनेगा? माइटोसिस से। माइटोसिस ही तो हो रही थी। ये जो सेल मेरिस्टेमेटिक हो गई थी, ये डिवाइड कर रही थी, तो कैसे डिवाइड कर रही थी? माइटोसिस से, और कैलस बन गया। तो यहां तक की बात क्लियर है। प्लांट का एक पार्ट लिया, एक्स प्लांट, उसे हमने सरफेस उसका स्टेरलाइज किया, कल्चर मीडियम में रख दिया। तो सबसे पहले उसने फंक्शन छोड़ करके डिवाइड करना स्टार्ट किया, मतलब मेरिस्टेमेटिक हो गई सेल। और मेरिस्टेमेटिक सेल हो गई तो डिवाइड करके इरेगुलर मास ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स बना लिया। इसे क्या बोल रहे हैं? कैलस। अब ये कैलस बन गया, अब क्या करेंगे? आगे देखो, ये कैलस बन चुका है। कल्चर मीडियम में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बराबर अमाउंट में दिया था, कैलस बन चुका है। अब क्या करें? देखो, कैलस बन चुका है। अब थोड़ा थोड़ा कैलस, यहां तो ढेर सारा कैलस बन चुका है, अब थोड़ा थोड़ा कैलस। ये देखो टेस्ट ट्यूब 1 2 1000, मतलब लगभग 1000 टेस्ट ट्यूब ले लिया, और सब में कल्चर मीडियम भरा हुआ है। लेकिन इन कल्चर मीडियम में बच्चों क्या किया है वो देखो। देखो, कल्चर मीडियम जो बनाया उसमें ऑक्सिन साइटोकाइनिन बराबर अमाउंट में नहीं रखा है, ऑक्सिन कम रखा है, साइटोकाइनिन ज्यादा रखा है। ऑक्सिन कम, साइटोकाइनिन ज्यादा विल प्रमोट शूट फॉर्मेशन, स्टेम का फॉर्मेशन कराएगा। प्लांट ग्रोथ हार्मोन में पढ़ते हो, है ना? ऑक्सिन कम, साइटोकाइनिन ज्यादा देते हैं तो क्या बनता है? शूट बनता है, स्टेम फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लगभग 1000 टेस्ट ट्यूब ले लिया, और थोड़ा थोड़ा कैलस सभी टेस्ट ट्यूब में रख दो। थोड़ा थोड़ा ये लिख दिया हमने कि शूट फॉर्मेशन कराएगा जब ऑक्सिन कम, साइटोकाइनिन ज्यादा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा कैलस, ये देखो थोड़ा थोड़ा कैलस थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। सही है ना? अच्छा, और कल्चर मीडियम में ऑक्सिन कम, साइटोकाइनिन ज्यादा, शूट फॉर्मेशन इंड्यूस करा देगा। तो यहां पर कैलस से क्या डेवलप होने लगेगा? शूट डेवलप होने लगेगा। ये देखो शूट फॉर्मेशन, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, सब में शूट बन गया। राइट, अब मैं क्या करूंगा, ये जो शूट डेवलप हुए इनको एक नए कल्चर मीडियम में शिफ्ट करूंगा, और इसे कहूंगा मैं सब कल्चरिंग। देखो, सब कल्चरिंग, नए कल्चर मीडियम में शिफ्ट करूंगा। ये देखो फिर से 1 2 थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब है, और ये जो थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब है इनमें कल्चर मीडियम इसका वाइस वर्सा रखा हुआ है। मतलब
कल्चर मीडियम में ऑक्सिन ज्यादा, साइटोकाइनिन कम। पिछले वाले में ऑक्सिन कम, साइटोकाइनिन ज्यादा था। इस बार ऑक्सिन ज्यादा, साइटोकाइनिन कम कर देंगे। और ऐसा कॉम्बिनेशन ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रूट फॉर्मेशन इंड्यूस कराता है। इसीलिए इसे मैं रूटिंग मीडियम बोलूंगा। इस कल्चर मीडियम को शूटिंग मीडियम, इस कल्चर मीडियम को रूटिंग मीडियम। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब में जो शूट बन गए थे, इनको एक नए मीडियम में ट्रांसफर कर दो, रूटिंग मीडियम में, राइट। तो देखो, शूट तो बन ही चुका था। अब जब ऑक्सिन ज्यादा, साइटोकाइनिन कम दोगे तो रूट फॉर्मेशन इंड्यूस हो जाएगा। लो, रूट बन गई। थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब है और सब में शूट तो पहले से बना था, रूट भी बन गया। रूट शूट दोनों बन चुके हैं, मतलब बोलूं प्लांटलेट बन गए, प्लांटलेट बन गए। अच्छा, और दूसरी बात बच्चों, एक चीज और सुनो, कैलस से शूट और रूट बनवाना, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस या मॉर्फोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस या मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। ये बाद में इसीलिए दिखा रहा हूं मैं कि कैलस से शूट और रूट फॉर्मेशन क्या कहलाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस या मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन, राइट। तो बच्चों, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब में प्लांटलेट्स बन चुके हैं। अब आप बोलोगे बस फ्री हो गए सर, हो गया प्रोसेस। रुको, आगे देखो, ये देखो, थाउजेंड्स ऑफ यंग प्लांटलेट बन चुके हैं। अब क्या करोगे, देखो, हार्डनिंग। हार्डनिंग मतलब इनको मजबूत किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, ताकि जब इनको ओपन एनवायरनमेंट में ग्रो करें, फील्ड में ग्रो करें, तो ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके और सरवाइव कर सके। इसलिए इनको हार्डन किया जाएगा। इसीलिए प्रोसेस को हार्डनिंग कहते हैं। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इन प्लांट्स को ग्रीन हाउस में ग्रो करेंगे। किसमें, ग्रीन हाउस में। और ग्रीन हाउस में इनको देंगे थोड़ा थोड़ा अनफेवरेबल कंडीशन, रिड्यूस्ड लाइट एंड हाई ह्यूमिडिटी। लाइट कम देंगे, हाई ह्यूमिडिटी देंगे, ये तो प्लांट के लिए अनफेवरेबल हुआ ना, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो थोड़ा थोड़ा अनफेवरेबल कंडीशन भी देंगे इनको। तो ग्रीन हाउस में ग्रो करो। ये ग्रीन हाउस में हमने ग्रो कर दिया और क्या दिया, रिड्यूस लाइट एंड हाई ह्यूमिडिटी, मतलब थोड़ा थोड़ा अनफेवरेबल कंडीशन, ताकि ये स्ट्रांग हो जाए, हार्डन हो जाए, अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने लायक। तो भाई थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बन गए थे, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बन गए थे। अब उनमें से कुछ प्लांट हो सकता है कि डेथ हो जाए, या कहो सारे के सारे सरवाइव कर जाए। अब ये हार्डन हो चुके हैं, मतलब एनवायरमेंटल स्ट्रेस को टॉलरेट करने के कैपेबल भी बन चुके हैं। अब इनको आप ग्रो कर दो। नाउ ग्रोन इन गार्डन्स और फील्ड्स। अब फील्ड में ग्रो कर दो, राइट। और ये बच्चों, ये सारा डेवलपमेंट कौन से डिवीजन से हो रहा था, माइटोसिस से। और माइटोसिस से आपको पता है जो भी नई सेल्स बनती हैं वो सब जेनेटिकली सिमिलर बनती हैं, राइट। तो ये जो प्लांट्स बने हैं बच्चों, टिश्यू कल्चर से जो प्लांट्स बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। किससे, उस प्लांट से जिसके एक्स प्लांट से आपने ये सब बनाया है। आपस में तो सिमिलर है ही है ये प्लांट, प्लस जिस प्लांट का एक्स प्लांट लिया था उससे भी जेनेटिकली आइडेंटिकल है, क्योंकि माइटोसिस से ही सारा डिवीजन हो रहा है, राइट। इसीलिए बच्चों, हमने देखो ये प्लांट्स हैं, ये ग्रीन वाले, ठीक है ना, इन प्लांट्स को देखो यहां से यहां तक, ये जितने भी प्लांट्स हैं इनको मैंने नाम दिया है सोमाक्लोन्स। क्या, सोमाक्लोन्स। टिश्यू कल्चर से जितने प्लांट्स बनते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, सोमाक्लोन्स। क्लोन्स मतलब व्हाट, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, और सोमैटिक सेल से ही तो बनाया है। सोमैटिक सेल ही तो, सोमैटिक पार्ट ही लिया था ना प्लांट का, तो इनको सोमाक्लोन्स कहते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों प्लांट्स जो बनते हैं वो जो प्लांट जिससे आपने एक्स प्लांट लिया था उससे अलग भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है डेवलपमेंट के दौरान म्यूटेशन हो गया हो जीन में, और म्यूटेशन अगर हो गया तो वेरिएशन आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको देखो थोड़ा सा अलग बनाया है। इनमें देखो जरा, इनका कलर देखो और इसका कलर देखो, थोड़ा अलग रखा है मैंने।
क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, इसलिए थोड़ा सा अलग हो गया। तो इसे क्या बोलूं? सोमा क्लोनल वेरिएंट। क्या बोलूं? सोमा क्लोनल वेरिएंट। और प्रोसेस को सोमा क्लोनल वेरिएशन। ये देखिए सोमा क्लोनल वेरिएशन। डिटेल में देखते हैं। देखिए इधर आइए, ये देखो वापस, ये सोमा क्लोन्स और ये सोमा क्लोनल वेरिएशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बोल रहा हूं टिश्यू कल्चर से जितने भी प्लांट्स बनते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल आपस में तो है ही, और सोर्स प्लांट जहां से एक्सप्लांट लिया उससे भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इसलिए टिश्यू कल्चर से जो प्लांट्स बनते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, वो क्या कहलाते हैं? सोमा क्लोन्स कहलाते हैं। ये देखिए सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स आर दोज प्लांट which are genetically identical to the original plant from which they were grown। यही तो बोला, सोमा क्लोन्स वो प्लांट्स है जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल है किससे? ओरिजिनल प्लांट से जिससे एक्सप्लांट लिया था। और टिश्यू कल्चर से ऐसे ही होता है। लेकिन कभी कभी, रेयरली बात हो रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि टिश्यू कल्चर से कुछ प्लांट ऐसे भी बन जाते हैं जो कि जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते उस प्लांट से जिससे एक्सप्लांट लिया गया था। क्यों? क्योंकि उनमें म्यूटेशन हो गया। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलोगे? सोमा क्लोनल वेरिएंट, और प्रोसेस को सोमा क्लोनल वेरिएशन। ये देखिए हमने लिख रखा है, जेनेटिक वेरिएशंस प्रेजेंट अमंग प्लांट्स डेवलप्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से तो सोमा क्लोन्स ही आते हैं, लेकिन कभी कभी जेनेटिक वेरिएशंस हो जाते हैं और उसके कारण वो थोड़े अलग हो जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या बोलोगे? सोमा क्लोनल वेरिएंट्स, और प्रोसेस सोमा क्लोनल वेरिएशन। राइट? मोस्ट ऑफ द प्लांट कैसे होंगे? सोमा क्लोन्स। हाँ, कुछ प्लांट्स रेयरली सोमा क्लोनल वेरिएंट्स भी हो सकते हैं। राइट? तो इस तरह बच्चों टिश्यू कल्चर टेक्निक की जाती है। ओके।